We are doing the textbook question of chapter number 14. Okay, and that is organisms and population. So I am on page number 239. देखो question number 1. How is a diapause different from hibernation? Yes. Diapause और hibernation में क्या difference है? कोई भी student बोलेगा. पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डायपॉज जो है वो किन एनिमल्स के केस में हमने देखा है. हाँ जी, एनी आइडिया? डायपॉज हमने कौन से एनिमल्स के केस में देखा है? देखो, आई एम ऑन पेज नंबर 225. Okay, if you are not able to give the answer, then it is 100% clear that you have not read the chapter. I am on page number 225. Zooplankton. Yes. Zooplankton. Yes, बेटे. ठीक है, देखो मैं पेज नंबर 225 पर हूँ, जहाँ पे अडेप्टेशंस लिखा है उसके ऊपर वाले पैराग्राफ पर. ठीक है, हाइबरनेशन के बारे में बताया हुआ है. हाइबरनेशन जो है वो जनरली ऐसे एनिमल्स के केस में हमें नजर आती है, ठीक है, जिन्हें हार्श कंडीशंस फेस करनी पड़ती है, एक्सट्रीम कोल्ड की कंडीशंस फेस करनी पड़ती है. तो यहाँ पर आप एग्जांपल देंगे पोलर बियर्स का. ठीक है, तो पोलर बियर्स जो है जब उनके हैबिटेट के अंदर काफी ज्यादा स्नोफॉल हो जाती है तो उस समय वो अपना मेटाबॉलिक रेट जो है उसको बहुत कम कर देते हैं और काफी टाइम के लिए वो एक लॉन्ग स्लीप पे चले जाते हैं और उस दौरान किसी तरह की कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो नहीं करते हैं. ठीक है, खाना पीना बंद कर देते हैं. इवन they do not excrete out their excretory product because they are not eating anything. So this complete rest stage of an animal during winter, it is known as hibernation. And another thing is a diapause. तो diapause की conditions जो है वो zooplankton species के अंदर आती है. ठीक है, तो zooplankton species जो है वो lakes और ponds में यानी fresh water में पाए जाने वाली species है और ये अपना डेवलपमेंट जो होता है उसको सस्पेंडेड कर लेती है. कुछ टाइम के लिए अपने डेवलपमेंट को, अपने ग्रोथ पीरियड को रोक लेती हैं और जब तक फेवरेबल कंडीशंस नहीं आती हैं तब तक वो किसी तरह की कोई ग्रोथ जो है वो शो नहीं करती. ठीक है, तो ये भी इनका रेस्टिंग पीरियड कहलाता है. तो इस तरह से वो कहते हैं कि डायपॉज जो है वो ज़ूप्लैंक्टन्स के केस में देखा जाता है, जबकि हाइबरनेशन जो है वो पोलर बियर्स के केस में देखा जाता है. ठीक है बेटे, क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप. अब वो कहते हैं कि इफ अ मैरीन फिश इज प्लेस्ड इन फ्रेश वाटर एक्वेरियम, ठीक है, जनरल नॉलेज पे बेस्ड क्वेश्चन है, विल द फिश बी एबल टू सर्वाइव, व्हाई और व्हाई नॉट? अगर आपने एक मैरीन फिश जो कि सलाइन वाटर के अकॉर्डिंग अडेप्टेड है उसको वहां से निकालकर एक ऐसी जगह पे स्टोर कर लिया है जहां पे सिर्फ फ्रेश वाटर प्रेजेंट है, तो क्या वो फिश जो है वो सर्वाइव कर पाएगी कि नहीं? ठीक है, आपने एक चीज पढ़ी हुई है अपनी. नो मैम. हाँ जी, क्यों नहीं निधि? सर्वाइवल रेट डिक्रीज हो जाएगा. हाँ, क्योंकि जो मरीन वाटर होता है उसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट होता है. हाँ जी, और फिर जो वाटर अगर फ्रेश वाटर में आएगी तो फिर वो एडजस्ट नहीं कर पाएगी फिर वही पूछा सॉल्ट की कि कंसंट्रेशन. यस, देखो इसमें वो वाला प्रोसेस इन्वॉल्व है, एंडो ऑस्मोसिस वाला. ठीक है, एक्सो एंडो आपने ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा हुआ है ना. प्योर सॉल्वेंट जो है उसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा होता है सॉल्यूशन के. एनवायरनमेंट हो जाएगा आउटसाइड द बॉडी. आउटसाइड वाटर जो है यहाँ पर प्योर वाटर है बेटे, वहां पे सॉल्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है और अंदर जो है वो कैसी सिचुएशन है. ठीक है, उसकी बॉडी इस तरीके से है कि वो सॉल्ट वाला जो वाटर है उसके अकॉर्डिंग अडेप्टेड है और बाहर उसको क्या मिल रहा है, फ्रेश वाटर मिल रहा है जिसमें सॉल्ट की कंसेंट्रेशन कम है. तो उसकी वजह से फिश का सर्वाइवल रेट जो है वो यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, तो ये यहाँ पे वैसे ही जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था ये. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट सर्वाइव एट टेम्परेचर अबव 47 डिग्री सेल्सियस. How are some microbes able to survive in habitats with temperature exceeding 100 डिग्री सेल्सियस? वो कहते हैं कि ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो 47 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर भी नहीं झेल पाते, पर कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कि 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा टेम्परेचर में रह सकते हैं. तो क्या खास बात हो सकती है?
पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो बैक्टीरिया है कौन से, ठीक है बेटे, कौन से बैक्टीरिया है वो। थर्मोफाइल्स एंड आर्की बैक्टीरिया, और दीज आर द टाइप्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, चाहे वो मिथुनोजेंस हैं, चाहे वो थर्मो एसिडोफाइल्स हैं, जो भी है, ठीक है बेटे। दो रीजन आपने इसमें देने हैं, एक तो उनकी सेल वॉल की जो कंपोजिशन है वो इस तरीके की है कि वो हाई टेम्परेचर जो है उसमें भी इजीली सरवाइव कर पाते हैं, ठीक है, टेम्परेचर जो है उसके लिए रेजिस्टेंट है उनकी सेल वॉल। और दूसरा आपने देना है कि उसके अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट है उनका डीनेचुरेशन नहीं होता, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे उनका डीनेचुरेशन नहीं होता, बिकॉज वो एंजाइम्स जो है वो इस हाई टेम्परेचर पे भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो है उनको कैटालाइज कर पाते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही एक बैक्टीरियम, ऐसा ही एक एंजाइम आपने आइसोलेट किया था ना उसमें पीसीआर चेन रिएक्शन के अंदर, कौन सा था नेम ऑफ द एंजाइम that is involved in PCR reaction, that is Taq polymerase. thermoresistant enzyme. Thermoresistant enzyme and its name is Taq polymerase. तो पीसीआर मशीन है एक, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होती है, सोचो टेम्परेचर कितना ज्यादा होगा। उसको थर्मस इक्वेटिकस जो बैक्टीरिया है उससे आइसोलेट किया गया था, ठीक है। तो दो रीजन देंगे, एक तो सेल वॉल जो है उसका कॉम्पोजिशन इस तरीके का है कि वो हार्श कंडीशंस जो है उसको फेस कर सकती है, ठीक है। और सेकेंडली आप बोलेंगे कि एंजाइम्स जो हैं उनका डीनेचुरेशन नहीं होता, एंजाइम्स जो है वो हाई टेम्परेचर कंडीशंस के अकॉर्डिंग अडेप्टेड है, ठीक है बेटे। क्वेश्चन नंबर 4 भी देखो, हमें आता है लिस्ट द एट्रीब्यूट्स दैट पॉपुलेशन बट नॉट इंडिविजुअल्स पोजेस, ठीक है। देखो सारे चैप्टर को कवर करें हमने, यहाँ पे पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स लिखने हैं। तो फर्स्ट एट्रीब्यूट हो जाएगा किसी भी पॉपुलेशन का, नंबर 1 हेडिंग देंगे बर्थ रेट एंड डेथ रेट, ठीक है। पर कैपिटा कितने बर्थ हुए हैं कितने डेथ हुए हैं, वही वाला एग्जांपल देना है जो मैंने तुम्हें दिया था पॉन्ड में। लोटस प्लांट जो है वो 20 है, 8 और ऐड हो गए हैं तो 8/20 कर लो, आपके पास बर्थ रेट आ जाएगा। अगर लेबोरेटरी में ड्रोसोफिला जो है उसका कल्चर किया है, ठीक है, और ड्रोसोफिला 10 है, 10 में से 4 की डेथ हो जाती है तो 4/10 कर लो, जितनी वैल्यू आती है वो आपका आंसर होगी डेथ रेट का। तो फर्स्ट हो गया बर्थ एंड डेथ रेट, सेकंड हो जाएगा सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो हाउ मेनी इंडिविजुअल्स अमंग द पॉपुलेशन आर मेल्स, और उसके कंपैरिजन में फीमेल कितनी है। अगर 100 मेंबर है तो उसके अंदर 60 जो है अगर मेल है तो 40 उसके अंदर कौन है, फीमेल्स है। तो सेकंड हो गया सेक्स रेशियो। थर्ड हो जाएगा एज पैरामिड्स, ठीक है बेटे, एज पैरामिड। तो उसके अंदर आपने बताना है कि पॉपुलेशन के सारे मेंबर एक ही एज के नहीं होते हैं, अलग अलग एज के होते हैं। तो कुछ प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज पे है, कुछ रिप्रोडक्टिव स्टेज पे है, कुछ पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज पे है। अगर आप उसे पिरामिड की फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं तो आपको एज पिरामिड्स मिलते हैं, जो एक्सपेंडिंग हो सकते हैं, स्टेबलाइजिंग हो सकते हैं, ठीक है, और डिक्लाइनिंग हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि प्री रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव की रेशियो क्या है। तो तीसरा एट्रीब्यूट आपका हो गया है एज, ठीक है बेटे। और कोई रह गया बीच में? बस 3 एट्रीब्यूट्स हमने यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है, उसके बाद तो पॉपुलेशन साइज शुरू हो जाता है। अब देखो बेटे अगला क्वेश्चन है, कहते हैं कि इफ अ पॉपुलेशन ग्रोइंग डबल इन साइज इन 3 years, ठीक है, अगर कोई पॉपुलेशन जो है उसका साइज जो है वो डबल हो जाता है 3 सालों के अंदर, तो व्हाट इज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, इंट्रिंसिक रेट जो है पॉपुलेशन के इंक्रीज का वो क्या होगा। एक फॉर्मूला आपको याद है, बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा इधर, ठीक है। मैं पेज नंबर 230 पर हूँ और मेरे पास एक फॉर्मूला है, Tn by dt is equal to Rn. यस वेरी गुड, Tn by dt is equal to Rn। आपको R की वैल्यू यहाँ पर पूछी गई है और आपको N की वैल्यू जो है वो इफ अ पॉपुलेशन इज ग्रोइंग इन 3 years, नहीं ये वाला नहीं लगना, आई थिंक नीचे वाला लगेगा मैम नीचे ना लगेगा एंटी वाला, एंटी वाला लगेगा, T is equal to n not वाला e लगेगा ना, plus क्योंकि टाइम RT. दिया है, देखो टाइम दिया है, 3 years टाइम दिया है ना। तो आपने इसको सपोज करके करना है कि पॉपुलेशन जो है उसका इनिशियल रेट कितना है, उसके बाद द टाइम टी पे उस पॉपुलेशन का रेट कितना है, ठीक है। उसके बाद इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है, एन टी बराबर है n0 e रेज टू पावर आर टी, उससे आपके पास वैल्यू आ जाएगी,
ठीक है, इसको कैलकुलेट करके देखना कितनी आती है। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं कि नेम इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म इन प्लांट्स अगेन हर्बीवोरी। हर्बीवोरी वर्ड का मतलब यहाँ पे हर्बीवोर से है, ठीक है। तो प्लांट्स अपने अंदर कौन से ऐसे मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल चेंजेस लेकर आते हैं जिससे वो हर्बीवोर से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देखो मैं पेज नंबर 234 पर हूँ और पैराग्राफ नंबर 2 पर हूँ मैं। वहां पे साफ साफ आंसर लिखा हुआ है, हर्बीवोर्स प्रीडेटर्स होते हैं, ठीक है, और अपने अंदर कुछ मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल डिफेंसेस के रिगार्डिंग वो चेंजेस लेकर आते हैं। तो उसमें आपको कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। एक आपको कैलोट्रोपिस का एग्जांपल दिया उसने, ठीक है, ग्लाइकोसाइड वाला एग्जांपल, वो आपने लिखना है। फिर आपने लिखना है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं प्लांट्स के, ठीक है, चाहे वो निकोटीन है, चाहे वो क्यूनिन है, कैफीन है, ये सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्लांट अपने डिफेंस के लिए जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। यस, और बताइए, अकेशिया वाला भी इसके अंदर दे सकते हैं, कैक्टस और अकेशिया वाला एग्जांपल, जिसमें आपको बोला था कि कैक्टस में स्पाइन्स होते हैं, अकेशिया में थॉर्न्स होते हैं, और वो मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन है जिसकी वजह से प्लांट ब्राउजिंग एनिमल से अपने आप को बचाता है, ठीक है बेटे। अगला क्वेश्चन देखो, एन ऑर्किड प्लांट इज ग्रोइंग ऑन द ब्रांच ऑफ ए मैंगो ट्री, हाउ डू यू डिस्क्राइब दिस इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्किड एंड द मैंगो ट्री। कहता है कि एक मैंगो ट्री की एक ब्रांच के ऊपर ऑर्किड प्लांट ग्रो करते हैं, बताइए किस तरह का इंटरेक्शन है ये। यस, किस तरह का इंटरेक्शन है। एपिफाइट। कौन सा। एपीफाइट तो प्लांट का नेम है बेटे। एपीफाइट वो प्लांट होते हैं जो किसी दूसरे के ऊपर जाके अपने आप को अटैच कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ठीक है। टाइप ऑफ इंटरेक्शन यहाँ पे, कमेंसलिज्म। यस इट इज कमेंसलिज्म। म्यूटालिज्म। यस, कमेंसलिज्म है, ठीक है बेटे, कमेंसलिज्म का एग्जांपल है, उसी में हमने ये एग्जांपल दिया था। तो देखो पहला ही एग्जांपल एपीफाइट लिखा हुआ, ठीक है। तो उसमें ऑर्किड प्लांट जो है वो छोटा प्लांट है और मैंगो ट्री काफी बड़ा है, उसकी वजह से वो इजीली लाइट नहीं कैच कर पाता, तो वो मैंगो ट्री के ऊपर ही चढ़ जाता है और उसकी ब्रांच के ऊपर आके अपने आप को अटैच कर लेता है, फोटोसिंथेसिस करता है। तो ऐसे प्लांट्स को एपीफाइट्स कहते हैं। अब कहते हैं कि व्हाट इज इकोलॉजिकल प्रिंसिपल बिहाइंड द बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड ऑफ मैनेजिंग विद पेस्ट इंसेक्ट, ठीक है। कौन सा इकोलॉजिकल प्रिंसिपल इस मेथड्स के पीछे काम कर रहा है, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड जो हम पेस्ट मैनेजमेंट के लिए, प्रीडेटर रिलेशनशिप जिसे कहते हैं, ठीक है बेटे। क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मर जो है उसका ये मानना है कि जो उसका फील्ड है उसके अंदर सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, जिनमें से कुछ उसके प्रे हैं और कुछ प्रीडेटर्स हैं। तो हमने सिर्फ उनको क्या करना है, उनको थोड़ा सा प्रोलाइफरेट करना है, वो अपने आप ही प्रे की जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। अब देखो डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, बिल्कुल सीधा सीधा ही है। हाइबरनेशन और एडेप्टेशन में क्या डिफरेंस है। हाइबरनेशन, it can also be called as a long winter sleep by the animal, ठीक है, that face extreme cold conditions in their habitat, and in this the animal reduce their metabolic activities, ठीक है, for a long time. When the favorable condition arises then it resumes. And what is adaptation? It is the attribute of an organism in the form of morphological, anatomical, behavioral, ठीक है, biochemical changes in order to adjust itself in their habitat, ठीक है बेटे। एक्टोथर्म्स एंडोथर्म्स क्या होते होंगे सोचो। मैम एक्टोथर्म्स वो होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर वेरी करता है, लेकिन एंडोथर्म्स वो होते हैं जो रिमेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर पे रहते हैं। Ectotherms reptiles and endotherms mammals. ठीक है बेटे, ठीक है। दोनों में से कौन से रेगुलेटर होंगे सोचो, रेगुलेटर कौन से होंगे दोनों में से। एक्टोथर्म्स। एक्टोथर्म्स होंगे कि एंडोथर्म्स होंगे। अभी आपने बोला एंडोथर्म्स टर्म का, एक्टोथर्म्स।
हाँ जी, कंफ्यूजन क्यों है इतना? देखो, जो अपने बॉडी टेम्परेचर को बाहर की कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे, ठीक है, कौन से कर लेंगे? मैमल्स कर पाएंगे, रेप्टाइल्स कर पाएंगे? रेप्टाइल तो छिप जाते हैं गर्मियों के टाइम पर, नहीं, सर्दियों के टाइम में, विंटर में भी, और एक्सट्रीम उसमें भी छिप जाते हैं वो। ठीक है बेटे, फिशेस के बारे में क्या ख्याल है? फिशेस के बारे में, फिशेस कैसी होंगी? मैम जो अपने बॉडी टेम्परेचर को वेरी कर लेती हैं सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। कौन फिशेस? यस मैम। फिशेस कैसे करेंगी बेटे? आपको बताया था कि वो अगर थोड़ा सा भी वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो फिशेस जो है उनका सर्वाइवल का रेट कम हो जाता है, एस्टिवेशन में जाती हैं वो, पर कुछ हद तक ही जा सकती हैं। अगर लेट और ज्यादा बढ़ जाएगा तो उस केस में प्रॉब्लम आ जाती है हमें। तभी आपने देखा नहीं है कई बार फैक्ट्रीज वगैरह में से गर्म पानी जब किसी जगह डाल दिया जाता है वाटर बॉडीज के अंदर, तो फिशेस की एकदम से डेथ हो जाती है। ठीक है, यस मैम। ये वाला क्वेश्चन देखो, ऐसा क्वेश्चन हमें बड़े क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाएगा, हमें लिखने के लिए आ सकती है, अडेप्टेशंस ऑफ द डेजर्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, डेजर्ट प्लांट और डेजर्ट एनिमल्स जो इनकी अडेप्टेशंस लिखनी है हमने, ये हमने क्लास 7th के अंदर भी पढ़ी थी, अगर आपको याद हो। ठीक है, डेजर्ट प्लांट्स की अगर अडेप्टेशन हमने लिखनी होती तो आपने ये कहना था कि एपिडर्मिस से ऊपर उसमें थिक वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है जिसको क्यूटिकल कहते हैं, और वो ट्रांसपिरेशन जो है उसको मिनिमाइज करती है। ठीक है, सेकंड आप उसके अंदर लिखेंगे कि स्टोमेटा जो है वो डीपली वेटेड होते हैं, सक्कन स्टोमेटास होते हैं। थर्ड आप लिखेंगे कि उसके अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक पाथवे काम करता है जिसको कैम पाथवे कहते हैं। ठीक है, और अगर डेजर्ट एनिमल्स की आपने अडेप्टेशंस देनी है तो फिर नंबर 1, डेजर्ट एनिमल्स के अडेप्टेशन में नंबर 1 में आप ये लिखेंगे कि अपने बॉडी टेम्परेचर जो है उसको डेजर्ट कंडीशंस के अकॉर्डिंग मेंटेन करने के लिए वो अपने अंदर बिहेवियरल अडेप्टेशंस शो करते हैं, और एम्बिएंट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो है अपने बॉडी टेम्परेचर जो है उसको बिहेवियरल चेंजेस से एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसमें वो लिजर्ड वाला एग्जांपल आप दे सकते हैं। सेकंड आप लिखेंगे बुरोज बना के रहते हैं डे टाइम के दौरान। ठीक है, थर्ड आप लिखेंगे कि उनका बॉडी कॉम्प्लेक्शन जो है उनकी सराउंडिंग्स की तरह होता है। अगर आप मान लो बात कर रहे हैं इसकी स्नेक की, तो वहां पे पाए जाने वाले जो स्नेक होंगे ना वो सैंड के कलर के होंगे, इवन उनका नाम भी उसी तरीके का होता है, सैंड बुआ कहते हैं उन स्नेक्स को। ठीक है, रैट्स है, तो रैट्स के अंदर आप उसका एग्जांपल दे सकते हैं कि रैट्स जो है वो यूरिनेट बहुत कम करते हैं। ठीक है, वाटर जितना उनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है उसको स्टोर करके रखते हैं लंबे टाइम के लिए। ठीक है, तो वाटर स्टोरिंग ऑर्गन्स उनके अंदर प्रेजेंट हैं, और मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज होता है एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे 3-4 पॉइंट आप इसमें देंगे। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, मिलता जुलता ही है, अडेप्टेशंस ऑफ प्लांट्स टू वाटर स्कैर्सिटी। ठीक है, उसमें ट्रांसपिरेशन के बारे में आपने बताना है, सक्कन स्टोमेटा वाला और थिक वैक्सी क्यूटिकल वाला एग्जांपल देना है। बिहेवियरल अडेप्टेशंस इन एनिमल्स, इसमें किसका एग्जांपल देंगे? इसमें वो लिजर्ड वाला एग्जांपल देना है आपने। ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो सन के अंदर कुछ टाइम के लिए रहती है अपने बॉडी टेम्परेचर को, ठीक है, थोड़ा सा राइज करने के लिए, और जब उसका बॉडी टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो फिर वो फिर से वहां से चले जाती है, बुरोस में चले जाती है, और फिर उसका बॉडी टेम्परेचर जो एक्स्ट्रा आ गया होता है टेम्परेचर उसको मिनिमाइज करती है। इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट टू प्लांट्स, इसमें क्या लिखेंगे? इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट टू प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस के बारे में तो लिखेंगे, और बताओ लाइट की वजह से प्लांट के अंदर कुछ हार्मोन्स भी बनते हैं। ठीक है, कौन सा हार्मोन बनता है लाइट की वजह से प्लांट्स के अंदर? ऑक्सिन बनता है बेटे, ऑक्सिन बनता है। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स होती है ना, बेंडिंग ऑफ द, याद आ रहा है वो डार्विन वाला जो तुम्हें बताया था, डार्विन और उनके सन ने मिलकर पॉलीअप्टाइल वाला एक्सपेरिमेंट किया था, ऑक्सिन का सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स होती हैं प्लांट के अंदर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और वाटर स्कैर्सिटी एंड अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल,
ठीक है, इसमें टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आपने बताना है कि टेम्परेचर का, और अगर वाटर हैबिटेट में कम है तो एनिमल्स के अंदर कौन कौन सी अडेप्टेशन होंगी, सोच समझ के जवाब देंगे इसका। ठीक है, टेम्परेचर की वजह से किस तरह के एनिमल्स हैं, तो देखो इसमें दो एग्जांपल दे सकते हो। एक तो आप लो टेम्परेचर वाला एग्जांपल दोगे, उसमें वो वाला बताया था जो आपको, ये क्या कहते हैं, ग्लेशियर्स के अंदर जो एनिमल्स होते हैं, सील्स वगैरह, ठीक है, कैसे उसके रिवर्स में वो आसानी से घूम पाते हैं, आइसबर्ग्स होते हैं जिसके अंदर ब्लबर लेयर वाला। ठीक है? हाँ जी, क्योंकि उनके शॉर्ट लिम्स एंड ईयर्स होते हैं, हाँ प्रिवेंट वो भी हीट दे लॉस। देंगे, वो भी दे देंगे एग्जांपल। और एक आपने हाई टेम्परेचर के रिगार्डिंग भी एग्जांपल देना है, अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तब एनिमल क्या करेंगे। तो आपको बताया था कि जो फिशेज होती हैं वाटर के अंदर, बेशक वाटर की लेटेंट हीट ज्यादा होती है, और अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उस समय ये फिशेज एस्टिवेशन पीरियड पे चली जाती है। ठीक है बेटे, तो इसको आप जैसे उसमें पोलर बियर में उसको विंटर स्लीप कहते हैं, तो इसको समर स्लीप कहते हैं फिशेज की। ठीक है, उस दौरान उन्होंने कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं शो करनी। तो हाई टेम्परेचर का, लो टेम्परेचर के दो दो एग्जांपल दे दीजिए। वाटर स्क्रैसिटी से रिलेटेड भी उसने बोला है, अगर वाटर की कमी है तो उस केस में उन्होंने कैसे करना है, तो इसमें कंगारू रैट वाला एग्जांपल दे दें आप कि वाटर स्क्रैसिटी होने पर वो अपने हैबिटेट में कैसे सरवाइव करता है। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल आप उसका दे दें कैक्टस का, कैक्टस के अंदर वाटर स्क्रैसिटी में भी वो अपने हैबिटेट में कैसे फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है, उसके लीव्स रिड्यूस होकर स्पाइन बन गए हुए हैं पर स्टेम फोटोसिंथेसिस कर रहा है, और वैक्सी लेयर है इसलिए वाटर का लॉस नहीं हो रहा, और सक्कन स्टॉमेट है। ठीक है बेटे, अगला क्वेश्चन देखो, लिस्ट एंड डिस्क्राइब द रोल ऑफ द वेरियस एबायोटिक फैक्टर। ठीक है, तो देखो चार ही एबायोटिक फैक्टर मेन है, उन सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सा लिखेंगे आप। तो उसमें टेम्परेचर, सनलाइट, और उसके बाद वाटर के बारे में आ जाएगा, और सॉइल के, वाटर, सॉइल। सॉइल। ये चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा लिख देंगे कि वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट को कैसे अफेक्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, गिव एन एग्जांपल फॉर an endothermic animal, an ectothermic animal and the organism of the benthic zone। ठीक है, तीसरा वाला बताएंगे मुझे, बेंथिक जोन का क्या मतलब है। बेंथिक जोन का सी से रिलेटेड टर्म है ये, सी से रिलेटेड टर्म है। एनी आइडिया। ऐसे एनिमल्स जो सी की डीपर जोन्स के अंदर रहते हैं। ठीक है बेटे, तो ये वाला उसने कहाँ से लिया है, वहां से लिया है जहां पे उसने आपको सनलाइट के बारे में बताया हुआ है। उसके अंदर उसने आपको बताया सनलाइट के बारे में कि सनलाइट जो है वो सी के जो डीपर जोन्स होते हैं उसके अंदर एंटर नहीं कर पाती। तो वहां पर ऐसे एनिमल्स पाए जाते हैं जिन्हें कि सन के बारे में कोई आइडिया नहीं होता है। ठीक है, तो वहां पे पाई जाने वाली फिशेज जो है वो ज्यादातर कैसी होंगी, ब्लाइंड फिशेज होंगी, और कंप्लीट डार्कनेस है, और इस वजह से वो कहते हैं कि फिशेज जो है उनको देखने की जरूरत नहीं है, जो भी एनिमल सिंक करके अपर जोन्स में से सी के नीचे आते हैं उन्हीं के ऊपर वो फीड करती है। ठीक है बेटे, बॉटम में प्रेजेंट जो भी एनिमल्स जो है उसके ऊपर उन्होंने फीड करना है। तो उसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म का आपने एग्जांपल देना है जो बेंथिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, एक्टोथर्म के अंदर फ्रॉग, स्नेक, स्नेक्स, लिजर्ड्स। देखो यहाँ पे मैंने इसका पढ़ के सुना रही हूँ तुम्हें। एक्टोथर्म इज एन ऑर्गेनिज्म इन विच इंटरनल फिजियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ हीट are of relatively small and quite negligible importance in controlling body temperature। ठीक है, such organisms rely on environmental heat sources which permits them to operate at very economical metabolic rate। ठीक है, एक्टोथर्मिक एनिमल्स ऐसे होते हैं जो वो कहते हैं कि हमेशा आउटसाइड हीट सोर्सेज के ऊपर डिपेंड करते हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर जो है उसकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है बेटे, तो कहते हैं कि अपने अंदर, उनके अंदर अपना कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिसके अकॉर्डिंग वो क्या कर सकते हैं,
अपने बॉडी टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन करके रख सके, यानी अपना होम्योस्टेसिस नहीं वो मेंटेन करके रख सकते। और अपना होम्योस्टेसिस जो है, उनका जो होम्योस्टेसिस है वो बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। एक्टोथर्मिक वो एनिमल्स है, तो देखो इसमें वो लिजर्ड वाला एग्जांपल आ सकता है, क्योंकि वो लिजर्ड जो है उसका होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए वो क्या करती है, कभी तो वो धूप सेकती है, ठीक है, और कई बार जो है वो जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसको कंट्रोल नहीं कर पाती, तो उसके लिए वो बुरोस के अंदर चले जाती है। तो ऐसे एनिमल्स को उसने एक्टोथर्मिक बोला है। एंडोथर्मिक वो है जिनका कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर है, यानी उनके अंदर, जैसे ह्यूमन की हम बात करते हैं तो हमारा कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, यानी हमारी सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन 37 डिग्री सेल्सियस पे होंगी, ठीक है। और अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर या इससे कम टेम्परेचर हमें फेस करना पड़ता है तो हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने तुम्हें यही क्वेश्चन पूछा था कि कौन से ऐसे एनिमल है जो रेगुलेटर हैं, तो दोनों में से एंडोथर्मिक एनिमल रेगुलेटर होते हैं, जबकि एक्टोथर्मिक एनिमल कन्फॉर्मर्स होते हैं, ठीक है। इनमें से कुछ जो है वो कोशिश करेंगे, पर अगर हैबिटेट के अंदर कंडीशंस नॉर्मल नहीं रहेंगी तो उस केस में वो कहते हैं कि वो अपना टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन करने में पॉसिबल नहीं होगा, सर्वाइवल रेट उनका कम हो जाएगा। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, डिफाइन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। तो पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ दैट इंडिविजुअल आर इंटरेक्टिंग इन एन हैबिटेट, ठीक है। एक पर्टिकुलर हैबिटेट या एरिया के अंदर काफी सारे इंटरेक्टिंग स्पीशीज का जो ग्रुप होता है उसको पॉपुलेशन कहते हैं। और कम्युनिटी क्या है, तो कई सारे इंटरेक्टिंग पॉपुलेशंस का जो ग्रुप है उसको हम कम्युनिटी कहते हैं, ठीक है। कम्युनिटी उससे बड़ी टर्म है पॉपुलेशन से। पॉपुलेशन कई तरह की स्पीशीज का ग्रुप होता है और कम्युनिटी कई तरह की पॉपुलेशंस का ग्रुप होता है। अब देखो ये सारे हमें आते हैं, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, कमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म, कैम्यूफ्लेज, म्यूचुअलिज्म, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, ठीक है बेटे। कमेंसलिज्म सब बच्चों को पता है, एक स्पीशीज बेनिफिट होगी, दूसरी स्पीशीज जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई बेनिफिट हो रहा है या नहीं, उसको कोई बेनिफिट नहीं। पैरासिटिज्म में एक होस्ट और एक पैरासाइट है। कैम्यूफ्लेज का मतलब होता है कि एनिमल के अंदर एबिलिटी होती है कि अपनी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग वो अपने अंदर नेसेसरी चेंजेस ले आता है, जिससे अपने प्रीडेटर से अपने आप को बचा सकता है, ठीक है बेटे। म्यूचुअलिज्म का मतलब है टू स्पीशीज आर म्यूचुअली एसोसिएटेड विद ईच अदर एंड बोथ द स्पीशीज दे आर बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन का क्या मतलब है, अलग अलग स्पीशीज के बीच में, ठीक है, कंपटीशन होता है। तो इसमें वो फ्लैमिंगो वाला और रेजिडेंट फिशेस वाला एग्जांपल आप दे सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि विद द हेल्प ऑफ ए सुटेबल डायग्राम डिस्क्राइब द लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, ठीक है बेटे। लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व आपको पता है एक वैलिड टाइप ऑफ कर्व होता है, और उसका अब जब ग्राफ बनाएंगे तो आपको किस तरह का ग्राफ मिलेगा, सिग्मोइड ग्राफ मिलता है आपको, ऐसे शेप ग्राफ मिलता है। और उसके अंदर जो है वो क्या दर्शाता है उसका, कि पॉपुलेशन जो है उसकी ग्रोथ जो है वो कभी भी एक्सपोनेंशियल मैनर में नहीं होती। पॉपुलेशन जो है उसकी ग्रोथ एस लेटर के अकॉर्डिंग होती है। धीरे धीरे इनिशियली पॉपुलेशन की ग्रोथ बढ़ती है, फिर एकदम से उसका एक्सेलरेशन फेज चलता है, और उसके बाद एक टाइम पीरियड के बाद जब कैरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हैबिटेट में कितने इंडिविजुअल होने चाहिए उतने हो जाते हैं, तो पॉपुलेशन की ग्रोथ स्टेशनरी हो जाती है, ठीक है बेटे। सिग्मोइड कर्व हमें यहाँ पे मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है, सिलेक्ट द स्टेटमेंट विच एक्सप्लेन बेस्ट पैरासिटिज्म। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पैरासिटिज्म को सबसे अच्छा एक्सप्लेन करता है। वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड, बोथ द ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिटेड, वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड while other is not affected, one organism is benefited while the other is affected, One organism is benefited, other is affected. डी पार्ट, डी पार्ट, एक ऑर्गेनिज्म जो है उसका पूरा फायदा मिल रहा है और दूसरे को काफी नुकसान पहुंच रहा है। लिस्ट एनी 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पॉपुलेशन। कैरेक्टरिस्टिक पूछे हैं, देखो एट्रीब्यूट नहीं पूछे। पेपर में कभी भी ऐसे आ जाते हैं तो गड़बड़ नहीं करनी, इसमें वो नेटालिटी, मोर्टेलिटी, इन माइग्रेशन, ई माइग्रेशन, ये वाला आंसर करेक्टर्स में हमेशा ये 4 पॉइंट लिखने हैं, नेटालिटी, मोर्टेलिटी, इन माइग्रेशन, ई माइग्रेशन। कभी भी उसमें एट्रीब्यूट मत लिख के आ जाना, यहाँ पे बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, ठीक है। अब इसके साथ ये हमारा कंप्लीट हो गया चैप्टर। अब इसके क्वेश्चन आंसर आप कर लेंगे, कर लेने हैं आपने।
ठीक है, देखो टेस्ट हर रोज होते रहेंगे अलग अलग सब्जेक्ट के, तो उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने हर रोज रिवीजन की हुई है साथ साथ टॉपिक की, तो टेस्ट इज नॉट अ बिग थिंग फॉर यू आर एबल टू गिव टेस्ट एट एनी टाइम। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो बच्चे हमेशा अप टू डेट रहते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, उनके लिए टेस्ट तो कोई टेस्ट नहीं होता, दे आर ऑलवेज रेडी टू गिव अ टेस्ट। ऑलराइट, तो डोंट बॉदर फॉर टेस्ट की आज फिजिक्स का हो गया जी, आज केमिस्ट्री का हो गया, जितना जितना है अगर आप साथ साथ रिवाइज किए हुए हैं तो आप टेस्ट दे सकते हैं, उससे अपने दूसरे सिलेबस पे असर डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटे, बस थोड़ा सा मैं बीच बीच में पढ़ाती रहूंगी, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं एक दो टेस्ट ले लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देख लेंगे किस तरीके से लेना है टेस्ट, जिस दिन तुम्हारे दूसरे सब्जेक्ट के ज्यादा टेस्ट नहीं होंगे उस दिन लेंगे, फिर बच्चे का माइंड फ्री रहता है, अदरवाइज फिर वो कोई भी सब्जेक्ट में अच्छा नहीं कर पाता। एनी क्वेश्चन बेटे? चैप्टर को साथ साथ ही रीड कर लेंगे, चैप्टर को साथ ही रीड कर लेंगे। एनवायरनमेंट के चैप्टर बहुत ही आसान है, पहले 4 चैप्टर थे अब 2 रह गए हैं सिर्फ। एक रीडिंग करने से ही, अगर संडे को भी आप बैठते हैं एक रीडिंग आप करते हो ना, बड़े आराम से आपका ये चैप्टर हो जाएगा एक ही रीडिंग में। बस आपने एग्जाम्पल वगैरह याद रखने हैं, वही इस चैप्टर की स्ट्रेंथ है। तो जहाँ पे भी आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसके साथ आपने एग्जाम्पल कोड करके लिखने हैं, फालतू की बातें नहीं करनी कुछ भी। ठीक है, तो एक दो असाइनमेंट में भेजूंगी, उन असाइनमेंट्स को आपने करने की कोशिश करनी है। अगर उसमें कोई एनसीईआरटी क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो उसको नहीं आपने कॉपी में करना, उसके अलावा कोई क्वेश्चन आपको डिफरेंट लगते हैं तो उसको आपने कॉपी में करना है। ठीक है बेटे, तो जब भी आपको काम दिया जाता है आपने रेगुलरली काम करना है। 11th क्लास के बच्चे बहुत ही इंजॉय करके बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, और जो भी काम उनको दिया जाता है, चाहे रात को 11 बजे दिया है 12 बजे दिया है, उनका फटाफट रिस्पॉन्स आ जाता है। even they are also sending me question even at up to 1 PM। ठीक है, 1 बजे तक भी बच्चे क्वेश्चन भेज रहे थे, इसका मतलब वो पढ़ रहे हैं, रात को जाग रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट को। ठीक है, तुम्हारा ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं है। पर अब ये नहीं पता, हो सकता है आप मैच्योर हैं, हो सकता है आप भी पढ़ रहे होंगे और नहीं बताना चाहते, जरूरी नहीं है बताना, पर वैसे ही मैंने आपको बताया कि जूनियर स्टूडेंट्स दे आर एंजॉयिंग बायोलॉजी वेरी मच। ठीक है, दैट आई हैव टू एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। तो मुझे यकीन है कि सब पढ़ रहे होंगे अपना सब्जेक्ट, बिकॉज इफ यू वांट टू हैव अ ब्राइट करियर इन योर सब्जेक्ट यू मस्ट हैव टू गेट मोर एंड मोर मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट। ठीक है, तो हमेशा अपने सब्जेक्ट को कभी भी पीछे नहीं जाने देना, तुम्हारा करियर इसी सब्जेक्ट में बनना है, और अगर आपके हाथ में अच्छे नंबर होंगे तभी आपका ब्राइट करियर होगा, ये याद रखिएगा। ओके ओके कमल जी सर, वी आर गोइंग टू एंड द मीटिंग नाउ सर। थैंक यू मैम। कमल सर, थैंक यू मैम। ओके बेटे, आई थिंक सर इज बिजी। ओके बेटे, वी आर गोइंग टू एंड द मीटिंग।